नमस्कार, फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान विजिट पर थे और अभी वो शायद चाइना के लिए निकले हैं। जापान की ये विजिट हमारे लिए मतलब भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही क्योंकि जिस तरह से टैरिफ का वॉर चल रहा है, उसको नज़र उसको देखते हुए हम चर्चा करना चाहेंगे और हमने आमंत्रित किया है हमारे मेहमान कैप्टन महेश भकुनी साहब को। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की ये जो विजिट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। प्रधानमंत्री जी की यह विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली, या किसी भी रूप में देखा जाए, क्योंकि जब अभी का सिनेरियो आपने देखा है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और साथ साथ ट्रंप का जो रवैया भारत के प्रति है वो अच्छा रवैया नहीं है, मैत्रीपूर्ण नहीं है। और ऐसे समय में ये जैसे प्रधानमंत्री का मकसद है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर रखना है, तो ऐसे समय में जब एक दरवाजा आपके पास बंद होता है, दूसरा दरवाजा खोलने में कोई हर्ज नहीं। और कहते हैं कि ना, इफ वन डोर गेट्स क्लोज द गॉड ओपन्स अनदर डोर। तो ऐसे ही वो भी एक ऑप्शन तलाश रहे हैं ताकि भारत किसी भी रूप में किसी भी के आगे न झुके, न दबे, और न ही किसी तरह के भारत के लोगों को, खास तौर से किसानों को, हमारे छोटे जो फैक्ट्रीज हैं, हमारे दुकानदारों को, मछुआरों को किसी भी रूप में कोई समस्या न हो। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने स्ट्रेटजिकली यस। ये जो बनाया है अपना, इस बीच का जो दौरा किया है, एक तो जापान का किया है, साथ साथ उसके साथ ही वो एससीओ में भी जा रहे हैं। और ये दोनों देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में जाने का मतलब हुआ कि उसके आसपास के छोटे राइट। जो हैं उनको भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और आपको पता है कि जापान हमारे भारत देश में बहुत इन्वेस्टमेंट करता है। वो पांचवी बहुत बड़ी ग्लोबल पावर है, या बहुत एफडीआई के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण या बड़ा इन्वेस्टर है जो भारत में इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे, अगर अमेरिका ने दरवाजे बंद किए हैं या परेशानी खड़ी की है, तो जापान ने वो रास्ते खोल दिए हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जापान राइट। हमारा बहुत लंबे समय से ही एक मैत्री, व्यापारिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजिकली और कई रूप में एक सा बैकग्राउंड होने के नाते जापान हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट यस। है प्रधानमंत्री जी की। तो क्योंकि उसमें ये भी देखना है मैम कि आजकल के समय में मेट्रो जो हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है मेट्रो की, वो जापान से होती है, जापान के कोलैबोरेशन से होती है। और आपको याद होगा, सुना भी होगा, मैं तो गुजरात में हूँ, तो फुलेरा एक जगह है, धोलेरा एक जगह है, सॉरी, धोलेरा एक जगह है जहां पर सेमीकंडक्टर के बारे में काफी काम हो रहा है, जिसमें कि जापान का बहुत बड़ा योगदान है। जी यस। सर, जैसे कि बताया है आपने कि भारत और जापान के रिश्ते काफी पुराने हैं, तो इतिहास में झांक कर देखते हैं तो जापान हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहा है। जी, जापान हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है। उसकी, हम अगर इसको सोचें 600 ईस्वी पूर्व, जब हमने देखा इसमें कि हमारे यहाँ से जब उसका विकास हुआ था, ये बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म वहां फैला था, वहां से हमारे रूट्स हम्म। उनके यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए हमें याद है कि हमारे यस। काफी देवी देवताओं के भी निशान वहां पाए जाते हैं। इसलिए हम सांस्कृतिक रूप से और कुछ धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म के होने के नाते हम जापान से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हमने ये देखा है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे पहले नेताजी ने कई काम, सुभाष चंद्र बोस ने कई काम हमारे जापान से किए थे। वो हमारे, उसमें उनका मित्रतापूर्ण रवैया रहा है। और साथ साथ यस।
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक जापान में जो एक मैं उसमें जो भी अत्याचार हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, तो उनके यहाँ के नेताओं को बचाने के लिए हमारे देश के एक बहुत बड़े जज ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। वो रोल इस तरह का था कि उन्होंने उनका नाम उस यस कोर्ट में आने से रोक दिया और साथ साथ एक मित्रतापूर्ण रवैया रहा, जो कि जापान आज भी उस बात के लिए अपना ऋण मानता है। इसलिए उनका एक सॉफ्ट दृष्टिकोण है भारत के यस प्रति। जी राइट। जी। सर आप ये विजिट को किस एंगल से देखना चाहेंगे? क्या जापान और भारत दोनों मिलकर अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कर रहे? अ, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मोदी जी का कहना था कि हम कभी भी कोई भी लाइन खींची हो, हम उसके आगे उसकी लाइन को कंडेम न करें, हम बल्कि उसके सामने एक बड़ी लाइन खींचें। ये मोदी जी का बड़प्पन है, मेच्योरिटी है। वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, यस किसी को तंग भी नहीं करना चाहते या किसी को किसी रूप से डाउन नहीं करना चाहते। वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए। तो मैं तो इसमें किसी राइट भी रूप से प्रधानमंत्री की नीयत ऐसी नहीं समझता कि कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी देश हो, उसको हमने क्या दिखाना है। मैं समझता हूँ उनकी नीयत सिर्फ एक है कि अपने देश के लिए काम करना, राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। हाँ, इससे उस देश में दुश्मन देशों को या जो हमारे को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनमें खलबली जरूर मच सकती है कि वो उस दिशा में प्रधानमंत्री का प्रयास जो है, राष्ट्र हित सर्वोपरि होने के नाते वो सारे देशों में विजिट करना चाहेंगे और इसीलिए उनका ये यस प्रयास है। जी राइट। सर मैंने न्यूज़ में पढ़ा या सभी ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जापान और अमेरिका का कुछ ट्रेड डील होने वाला था। वो ट्रेड डील शायद जापान को मंज़ूर नहीं है। जी, तो ये उसी दिन हुआ शायद जिस दिन प्रधानमंत्री जापान पहुँचे। दैट्स ट्रू। वो इत्तेफाक होगा, क्योंकि ये अदरवाइज जून में शुरू हुआ था, पहले की बातचीत शुरू हुई थी उनकी। लेकिन जो उनका नेगोशिएटर हुँ, है, वो हुँ, उसने अपना जो ट्रिप था अमेरिका जाने का, यूएस जाने का, वो कैंसिल किया। उसके पीछे कई वजह हैं। हुँ, उसके पीछे जो मेन वजह है कि जैसा आप देखते हैं कि ट्रंप की क्या इमेज है, अमेरिका की क्या इमेज इस वक्त चल रही है, तो जापान काफी डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने में विश्वास करता है। तो उनने देखा कि जो ट्रेड यस, डील कैंसिल हुई, कहना चाहिए अभी ट्रेड डील हुई नहीं, इनफैक्ट उसका नेगोशिएशन ही नहीं हुआ। तो उसका मेन कारण था कि कुछ भी चीज रिटर्न में अमेरिका देने को तैयार नहीं था। देयर वाज नथिंग, नो हुँ, एग्रीमेंट वाज देयर। सेकेंडली जो टैरिफ का राइट, मामला था, वो 15% तो है ही, लेकिन साथ साथ वो अमेरिका चाहता था कि वो आयात के मतलब जापान यहाँ से राइस और एग्रीकल्चर गुड्स को जापान अपने दरवाजे खोलते और अधिक से अधिक मात्रा में उसको इंपोर्ट करे, जो कि जापान को राजी नहीं था। राइट, हाँ, तो उसमें जो की एलिमेंट्स थे, उसमें एक रिटर्न यस, एग्रीमेंट होता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन में टैरिफ कट की बात होती है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात होती है, इन्वेस्टमेंट पैकेज की बात होती है। ये मेंशन नहीं किया हुआ था किसी रूप में, इस बारे में दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ। साथ साथ यस, जापान का हमेशा इतिहास रहा है कि वो हर चीज को बहुत क्लैरिटी, क्वालिटी और अच्छे ढंग से काम करने में विश्वास करते हैं। वो कहीं पर डूबियस तरीका नहीं अपनाते हैं। जैसे अमेरिका अपना वर्चस्व आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकता है, लेकिन जापान हुँ, बहुत सिंपल देश है, वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जापान ने डिमांड किया कि उनको क्लैरिटी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से एक डील कर दें और उसमें आप लोग अपना काम करें। तो इसलिए यस, उन्होंने वो आगे नेगोशिएशन बढ़ाया ही नहीं। तो कैंसल तो राइट, नहीं हुआ, बट दे यस, हैव नॉट गॉन फॉर नेगोशिएशन। तो डील के लिए ही नहीं गए। यस, यस। तो सर जैसे अभी ये पढ़ा हमने कि डील नहीं हुई है अमेरिका और जापान के बीच में। तो जी दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा न्यूज़ में आज के पेपर में है कि भारत के साथ बिलियन डॉलर्स का जो है वो ट्रेड होने वाला है। तो इसके बारे में आप जी। क्या कहेंगे सर? हाँ, आपने बहुत सही कहा कि भारत के साथ अभी बहुत सारे मामलों में, जैसे आपने देखा कि सेमीकंडक्टर्स का ऑलरेडी है, जापान ने भारत को बढ़ चढ़ के इसमें कोलैबोरेशन के लिए आगे बढ़ा है।
तो इसलिए बेनिफिट उनको ये है कि हमने 3 तरह से इसको बढ़ाया है आगे। जो भारत प्रधानमंत्री जी गए हैं, एक तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जो कि 3 से 5 साल में हो जाएगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैसिव कैपिटल फ्लो होगा देश में, राइट? टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर और जॉब क्रिएशन यहाँ पर होगी। ह्यूमन कैपिटल जो हमारे, जैसे उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है। हमारा जो कामगार, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत काबिल लोग हैं। दूसरा उनका उद्देश्य है इस विजिट का कि जो मीडियम टर्म का है, जिसमें 5 से 10 साल तक का उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ तय किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उसकी मॉडर्नाइजेशन होना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की ग्रोथ होनी है, साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें शामिल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म का है, 10 साल से ऊपर, उसमें स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो चाइना के अगेंस्ट है, मतलब क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने मोदी जी ने मैच्योरिटी के साथ किया है कि ताकि चाइना भी हर्ट ना हो, लेकिन चाइना से के ऊपर स्ट्रेटेजिक लिवरेज पाने के लिए जरूरी है कि हम एनर्जी को बढ़ाएं अपने देश में, साथ साथ स्ट्रॉन्गर रोल हमारा ग्लोबल गवर्नेंस में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये भी जरूरी है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि जो अभी क्वाड है, क्वाड में जैसे 4 देश हैं, तो क्वाड में 4 देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और रशिया है, सॉरी, और अमेरिका है। तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि चाइना का वर्चस्व हिंद, ये जो पैसिफिक ओशन में है, वो न रहे, तो हमने एक मालाबार एक्सरसाइज की थी जापान के साथ, तो वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी आई थिंक बिलियंस डॉलर्स का, 40-50 बिलियंस है कितना उसका डॉलर का हमारा उनके साथ डील हुई है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जी राइट सर, अभी जैसे आपने बताया कि जापान के साथ हमारा बहुत बड़ा डील साइन होने वाला है या हो गया होगा, लेकिन हम सर अभी देखते हैं तो एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ जापान है, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसी बीच में अमेरिका का जो टैरिफ और धमकाने का जो काम चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए अभी हमारे प्रयास शुरू हो गए, नॉट ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस बट लॉन्ग टर्म बेसिस। वेरी ट्रू, बहुत सही कहा आपने। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमारा प्रयास जारी है, और हमें इतना विश्वास है कि इस तरह से हमने जो अपने खुले हैं, अपने रास्ते खुले हैं या अपने रास्ते जोड़े हैं, चाइना के साथ जोड़ने जा रहे हैं। एससीओ समिट है, आज प्रधानमंत्री जी निकल गए हैं बीजिंग की तरफ, वहां पर जो इनका एससीओ समिट है, उसमें वो चाइना ने भी अपने रास्ते खोले हैं, और हमारा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके साथ खुले खुले रूप में हो रहा है, जिससे अमेरिका से पर हम किसी भी रूप में डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। और आपको बता दूं कि जो अभी एफडीआई का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि टॉप 5 इन्वेस्टर जो हैं एफडीआई के, करीब लगभग 40 बिलियन यूएस डॉलर, इसका हमारा जापान के साथ है। और आने वाले समय में हम लोग रोबोटिक्स में, ईवीज में और ग्रीन हाइड्रोजन में भी जापान से सहायता ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए अभी तीसरी बड़ी इकोनॉमी हम ऑलमोस्ट हैं, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं एक किस्म से, और हमारा कोई डेट भी नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मोदी जी ने अपने भाषण में वहां बोला है कि हमारे देश में पैसा मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। इतना जरूर है कि हम लोगों ने जापान के इन्वेस्टमेंट में उनको ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी रूप में से जापान को कोई तरह की कोई प्रॉब्लम न होगा, ऐसा मोदी जी का प्रयास है, जैसा उन्होंने बोला है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत अच्छा हमारे उनके साथ अलायंस बन रहा है या बन चुका है। यस सर, इसी बीच में जब हमारे प्रधानमंत्री जी जापान गए हुए थे, इसी बीच में अमेरिका के लिए एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट का स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका का जो रवैया है वो इस तरह का है जैसे चूहा हाथी के पैर पे मार रहा हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर अभी जो रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है अमेरिका के लिए कि अमेरिका ने जिस तरह से भारत को टारगेट किया है टैरिफ के मामले में, वो ऐसा है कि जैसे एक चूहा जो है ना वो हाथी के पैर को मारता है। वेरी ट्रू। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इनफैक्ट जो आपको ताज्जुब होगा इस बीच की जो डेवलपमेंट है, वहाँ असंतोष बढ़ता जा रहा है। जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट्स हैं और ख़ास तौर की जो वहाँ का थिंक टैंक है, वो ये महसूस करता है हुँ, कि जो अमेरिका का रवैया भारत के प्रति रहा है, वो अवांछनीय है, वो उपयुक्त नहीं है, वो दूरदर्शिता से हुँ, भरा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ यस, के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि अ, ये अपने ट्रंप की तबीयत को, उनके जो एक्शंस हैं वो अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक नहीं है। तो अगर ट्रंप हुँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनवेल होते हैं तो वो प्रेसिडेंट बनने को तैयार हैं, ऐसा उन्होंने खुला बोल करके यस, बोला। तो खुद उनके अंदर यस, के देश में और बड़े बड़े थिंक टैंक के बीच में साथ साथ जो आपने बताया कि वहाँ के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये बहुत दूरदर्शी डिसीजन नहीं है उनका, ट्रंप का, हुँ, जो कि खुद वो पछताएगा और उनको खुद इसकी बहुत बड़ी हानि होगी। और वहाँ के भी जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, जो लोग हम पर डिपेंडेंट थे, हमारे देश से जो क्वालिटी वाली चीजें जा रही थी, जिसमें वस्त्र, गारमेंट्स थे, ज्वेलरी वगैरह थी, उस पर 50% टैरिफ लगाने का मतलब हुआ कि वो चीजें वहां पर बहुत महंगी हो जाएंगी। हम लोग तो और मार्केट यस, तलाश करेंगे, लेकिन उनको भारत जैसी अच्छी मार्केट नहीं मिलने वाली है। यद्यपि वो राइट, कोशिश कर रहे हैं कि उनको बांग्लादेश और जो इस तरह के कुछ और देश हैं जहाँ पर कम टैरिफ लगाया है डेलिबरेटली, वहाँ से उनको मिल सकता है, बट वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी उन्हें, और डिलीवरी जो हमारी भारत की की तरफ से होती है। जी, राइट। जी। स सो सर अभी आप क्या फ्यूचर देखते हैं हमारे देश का जिस तरह से अभी हम एक छोटे से संकट में बोल सकते हैं, उस संकट से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, फिर भी मल्टीलैटरल वर्ल्ड की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको लगता है सर? हमें लगता है कि हमारे देश में हमारा जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो बहुत अच्छा है, बहुत हुँ, परिपक्व है, और वो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए ही काम कर रहे हैं, और इसका हमारे देश के हर नागरिक को जो सही दिशा में सोचता है, उसको इस बात का ज्ञान है। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है, जिस दिशा में बढ़ रही है, वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और साथ-साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी चैलेंजेज़ भारत को, चाहे वो पास्ट में भी आपने देखा होगा, जितने भी चैलेंजेज़ हुए हैं, भारत देश ऐसा देश है, जो उन सब चैलेंजेज़ से ऊपर उठकर उभरता है। और अभी तो इतना शक्तिशाली, इतना परिपक्व, इतना यस, विद्वान और इतना दूरदर्शी नेतृत्व हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि ये अवसर ऐसा है जो भारत को महाशक्ति बनने में नहीं रोक सकता। और साथ-साथ विश्व गुरु के रूप में हमारे कदम बढ़ रहे हैं, या और आने वाले समय में तीसरे इसी 1-2 साल में ही हम तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएँगे, और कोई अचंभा नहीं है अगर इसी हिसाब से बढ़ें, तो 2047 तक हम लोग नंबर 1 पावर इस दुनिया में बन सकते हैं, जिस तरह से हमारे कदम चल रहे हैं। और या सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट जो 2014 में अ, अपने मोदी साहब ने बोला था, वो मेक इन हाँ, इंडिया होते नाउ मेक फॉर द या वर्ल्ड की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में जो उन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का मारुति सुजुकी का उद्घाटन किया था, उसे उन्होंने क्लियरली बोला था, जो कि जापान के कोलैबोरेशन से हो रहा है, कि अब भारत मेक इन इंडिया के साथ-साथ मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। जिसमें आपने देखा होगा हमारे हथियार, कई लोग राइट, विदेशों, कई विदेश हमारे हथियारों के लिए मांग कर रहे हैं, और कई देशों को हम कई चीजें दे रहे हैं। अब भारत में पहले मोबाइल इंपोर्ट होते थे, नाउ वील बी एक्सपोर्टिंग मोबाइल्स। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारा देश बड़ी दिन दुनी रात चौगनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। जी, राइट। सर बस जाते-जाते सर आखिरी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी जी, कि अभी चाइना जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, अभी जब वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद वो पहुँच भी जाएँगे। जी, तो मीटिंग को
चाइना के प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री मिलेंगे, तो इस मीटिंग को किस एंगल से देखते हैं? देखिए, मैं जो मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि चाइना भी जब से अमेरिका ने चाइना को अपना कलर दिखाए हैं, क्योंकि अमेरिका चाइना को हमेशा एक एडवर्सरी के रूप में देखता रहा है, और साथ-साथ उनको पता है कि अमेरिका ने चाइना का प्रभाव इस एरिया में कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और साथ-साथ अभी जो चाइना जो सिपैक है पाकिस्तान में बना है, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना के लगे हैं, और वहाँ मुनीर जो है यस। वो अमेरिका चला गया, अमेरिका में ट्रंप की गोद में बैठ गया। ये चीजें चाइना को पसंद नहीं आई, किसी रूप में उनको खला है ये बातें। साथ साथ उन्होंने ये महसूस किया है कि हम दो नेबर, इंडिया और पाकिस्तान, एक होकर रहेंगे तो हम लोग इस एरिया में बहुत सारी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बताएं कि जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज यहाँ पर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनका ये मकसद है कि हम लोग एक जॉइंटली हाथ मिलाकर एक सुपर पावर के रूप में उभर सकते हैं और एक दूसरे के प्रोग्रेस में हम भागीदार बन सकते हैं। तो इस विजिट से प्रधानमंत्री का जैसा बात करने का है, जैसा उनका दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेने का तरीका है, और साथ साथ प्रधानमंत्री का सबसे अच्छी बात है कि कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, वो राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए दूसरा आदमी भी समझता है कि किसी भी रूप में उनका किसी भी देश को किसी रूप से अंडरमाइन नहीं करना है, हर एक को बढ़ावा देना है। तो इस हिसाब से ये दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी और ये फ्यूचर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, और चाइना से हमें बहुत मदद मिलेगी। वैसे भी उन्होंने मार्केट खोल दी है, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। यस। तो सर, हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये चाइना विजिट भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहेगी, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव भी होंगे, जिस तरह से तेजी से स्थितियां, सिचुएशंस बदल रही है। तो सर, आपने आज हमारे साथ चर्चा करते हुए बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि किस तरह से भारत अपना रास्ता ढूंढ लेगा। कठिनाई तो अमेरिका को जरूर होने वाली है। सर, सो वंस अगेन सर, हमारी तरफ से हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जुड़े हमारे साथ और चर्चा की। सभी दर्शकों को भी हम कहेंगे कि जरूर हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद मैम।